जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों 250 क्वेश्चन का एक सेट होगा, ये प्रैक्टिस सेट होगा। इसको दोस्तों हम लोग कवर करेंगे और इनमें जितने भी हमारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जितने भी हमारे ऑप्शन होंगे उनमें भी अगर कुछ बताने लायक होगा तो मैं ऑप्शन को भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये भले ही 250 क्वेश्चन हो, लेकिन ये 500-600 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हमारा बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यह क्लास जो है वो बिल्कुल रिवीजन पर्पस के लिए लाया गया है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो 250 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में आप समझ सकते हैं कि लंबा समय चला जाएगा, 5 घंटे 6 घंटे हो जाएगा कम से कम। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को थोड़ा फास्ट लेकर के चलेंगे। और इसमें दोस्तों आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए? सहयोग ये है कि आप इत्मीनान से ध्यान से क्लास को देखें और देखने के बाद दोस्तों क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। भले ही हम लोग डायरेक्ट लाइव नहीं है, भले ही हम आपके सामने डायरेक्ट उपस्थित नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप कॉन्शियस होकर के अगर दोस्तों आपने क्लास को पूरा देखा और 250 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो उम्मीद करिए, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए कि मैं दोस्तों इस उम्मीद से कह सकता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन पॉलिटी के गलत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनमें मैंने दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको समेटने का प्रयास किया है। कुछ एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें रिपीटेड भी होंगे तो कोई बात नहीं ना, एक आध दो हैं ऐसे, तो कोई बात नहीं है, उसको हम लोग मिलजुल करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉप 250 क्वेश्चन होंगे इनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है कि कौन सा एक दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 39 मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 21 राष्ट्रीय आपातकाल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, आपको मिसमैच बताना था, तो जो अनुच्छेद 21 है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है? 352 में है। और यहाँ पे जो 21 है दोस्तों, इसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक सुविधा बनाने की शक्ति देता है? यहाँ पे क्या कहा गया है? संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की शक्ति देता है। क्या 39 होगा, 39A होगा, 39B होगा या 240 होगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 239। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारत में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की बात होगी तो उनकी आयु कौन बढ़ा सकता है? रिटायरमेंट की एज को कौन बढ़ा सकता है? तो क्या संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का अधिकार? दोस्तों वैसे न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है आपको पता होगा कि 65 वर्ष की आयु है ना। तो इनके रिटायरमेंट की एज क्या है? 65 वर्ष। तो इनको कौन बढ़ा सकता है रिटायरमेंट की एज को? तो दोस्तों संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक मिसमैच है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21A मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 32 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। और दोस्तों यहाँ पर जो डी है यही मिसमैच है। 32 में है दोस्तों जो 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है संवैधानिक उपचार, तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो 51A में है। अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अब यहाँ पे आपको सही सुमेलित बताना है। लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों की जांच करता है, प्राक्कलन समिति बजट प्रस्तावों की जांच करता है, विशेषाधिकार समिति सांसदों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि उपरोक्त सभी। इसमें से सभी से बिल्कुल सही मैच है। देखिए जो प्राक्कलन समिति है बजट की जांच करता है, बजट प्रस्ताव जो होते हैं यानी खर्च के पहले जांच किया जाता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति दोस्तों सरकारी खर्च जो हो जाता है उसके बाद जांच करता है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है? मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मंत्री परिषद का नेतृत्व। तो दोस्तों मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कार्यपालिका का नेतृत्व कहा जाएगा तो वो राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी
असंगति को हल करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच विधायी असंगति को हल करता है? दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी विधायी संबंधी उनका कोई भी विवाद होगा तो ये कैसे सॉल्व होगा? क्या 254 के तहत, 255 के तहत, 256 के तहत, 257 के तहत? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 254 के तहत। क्यों? क्योंकि देखिए 3 सूचियां हैं, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। कौन सी सूची दोस्तों? समवर्ती सूची। तो अगर समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, अगर विवाद की स्थिति होगी तो केंद्र द्वारा कानून माना जाएगा। और यह बात कहां लिखा हुआ है? 254 में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विभाजन है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा है और 12वीं अनुसूची मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। दोस्तों तो ये जो 12वीं अनुसूची है यही हमारा मिसमैच है, क्योंकि 12वीं अनुसूची में दोस्तों जो नगर पालिका है उसकी बात है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मिसमैच आपको बताना है। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी का निषेध, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? जो 21A है इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण नहीं कहा गया है। इसमें क्या है? तो इसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको मिसमैच बताना है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 370 पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों जो 370 है इसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का लक्षण नहीं है? संघीय प्रणाली का लक्षण क्या होता है दोस्तों? जहां पे केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा हो। तो ये हो गया केंद्र और ये हो गया राज्य, और इनके मध्य शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट बंटवारा हो तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता हो और शक्तियों का विभाजन हो और संविधान की कठोरता हो। तो जो संघीय प्रणाली का जो लक्षण नहीं है आपसे पूछा है एकल नागरिकता, दोस्तों ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था का नहीं। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा का सत्र समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि जब लोकसभा का सत्र समाप्त होता है आर्टिकल 85 के तहत, तो सत्र को समाप्त कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा ही संसद के सत्र को आहूत किया जाता है और सत्रावसान किया जाता है, आर्टिकल 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी कि सही सुमेलित आपसे पूछ रहा है मानसून सत्र जुलाई अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर, बजट सत्र फरवरी मई, और कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों इनमें से सारे ही सही सुमेलित हैं और इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? आपको पता है कि जब 356 के तहत आर्टिकल नंबर दोस्तों 356 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह बताया जाता है कि किन मौलिक अधिकारों को कैंसिल किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा, क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 359 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा ये बताया जाएगा कि किन मौलिक अधिकारों को कैंसिल किया जा रहा है, तो 359 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मिसमैच है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अनुच्छेद 338, निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315। और आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? ये दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मिसमैच है। निर्वाचन आयोग 324 बिल्कुल सही है, वित्त आयोग 280 सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315 सही है। तो ये है मिसमैच, क्योंकि मानवाधिकार आयोग के बारे में किसी आर्टिकल में नहीं बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक करों से मुक्ति के संबंध में बताया गया है? तो धार्मिक कर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? ऐसा दोस्तों आर्टिकल नंबर जो 27 है 27 है, ये कहता है कि धार्मिक कर सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है और आप मुझे बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1985। नेक्स्ट है भारत में संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण, भाषाएं, अनुसूचित क्षेत्र, दल बदल विरोधी। तो यहाँ पे 9वीं अनुसूची पूछ रहा है, तो कानूनों को जो न्यायिक संरक्षण दिया जा रहा था ये अब पहले ही संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
ठीक है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। इनमें एक तरफ पदाधिकारी हैं और एक तरफ उनका चुनाव या उनकी नियुक्ति कैसे होती है ये बात बताई गई है। तो इनमें से 3 होगा सही, 1 होगा गलत, और जो गलत होगा वही आपको पहचानना होगा दोस्तों। तो इनमें से जो सही जवाब है वह प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होता, बल्कि ये अप्रत्यक्ष, मतलब निर्वाचित क्या, ये लोकसभा के द्वारा दोस्तों चयनित होता है, मतलब वो होता है, चुना जाता है किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के मेंबर के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे, और ये होगा 89वां संविधान संशोधन 2002। इसी के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 14 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समता का अवसर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। तो दोस्तों ये जो 14 है इसमें क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा से संबंधित है। विधानसभा से संबंधित दोस्तों कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पे विधानसभा बताना है। अगर देखो आपको आर्टिकल नहीं याद है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आपको आर्टिकल नहीं भी याद है तो आपको लोकसभा तो याद होगा। आर्टिकल लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है, तो दोस्तों 81 कहता है। कौन सा कहता है, 81 के बारे में, यानी कि जो 81 आर्टिकल है, आपको पता है 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। बस दोस्तों इसमें 89 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 170। तो 170 दिया होगा, इसी में क्या होगा, हमारे विधानसभा की बात होगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 169 में विधान परिषद होगा, 168 में क्या होगा दोस्तों, तो विधानमंडल की बात होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा है। तो नागरिकता की परिभाषा दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 में ये बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता किस में बताया गया है दोस्तों, तो संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता देखिए 108 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन, 105 में बताया गया है विशेषाधिकार। क्या बताया गया है, विशेषाधिकार। और दोस्तों जो उनका वेतन भत्ता है ये 106 में बताया गया है। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सा एक सही सुमेलित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका व्यवस्था, 97वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, और दोस्तों है 86वां संविधान संशोधन मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। और आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 73वां पंचायती राज सही है, 74वां नगर पालिका सही है, 97वां संविधान संशोधन दोस्तों यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है, जो 97वां संविधान संशोधन है ये दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित है। सहकारी समिति 2011 में इसको संशोधित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का अध्यादेश, और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और दोस्तों यहाँ पे जो अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति का अध्यादेश, यही है मिसमैच, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मिसमैच आपको बताना है फिर से। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, महान्यायवादी संसद द्वारा नियुक्त होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। दोस्तों जो महान्यायवादी है आर्टिकल नंबर 76 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी समिति सिफारिश करती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी समिति सिफारिश करती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, इसको बनाया गया था लेकिन दोस्तों इसको कैंसिल कर दिया गया। और संसदीय समिति भी नहीं है, मंत्रिपरिषद भी नहीं है, जो उनकी कोलेजियम प्रणाली है, जो जजों का ग्रुप होता है उनके द्वारा ही नाम अपना भेजा जाता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन की बात हो रही है। तो जब निर्वाचन की बात होगी दोस्तों तो इसमें के होगा, अनुच्छेद 243 के में इनके निर्वाचन की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य न करने से संबंधित है। दोस्तों स्वयं के खिलाफ
आप साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो है, ये 20 जो है वह दोष सिद्धि के संबंध में है और 22 जो है ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, गिरफ्तारी के संबंध में दोस्तों संरक्षण है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध जो गवाही देने की बात है, ये दोस्तों 20 के तहत है। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं है, ये 20 में कहा गया है। ठीक है, 20 में कहा गया है। भारत में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है। भारत में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना % हो सकता है। दोस्तों ये 15% हो सकता है। मंत्रिपरिषद में जितनी भी सदस्य संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों से संबंधित है। दोस्तों करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य कौन सा आर्टिकल करता है, तो उपरोक्त सभी करता है, उपरोक्त सभी होगा। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया। तो दोस्तों जो अल्पसंख्यक आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं मिला है, ये संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक दर्जे का मतलब होता है कि उसका प्रावधान किसी आर्टिकल में किया गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दोस्तों ये अनुच्छेद 226 होगा। 226 में ही हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण, क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग। दोस्तों आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है संवैधानिक निकाय। और संवैधानिक निकाय किसमें है, तो दोस्तों जो हमारा संवैधानिक निकाय है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। 338 कितना 338 बी में दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। भारत में लोकसभा का सत्र स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। भारत में लोकसभा का सत्र बुलाना और दोस्तों अच्छा यहाँ पे स्थगित करने की बात हो रही है ना, यहाँ सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने की बात नहीं हो रही है, सत्र स्थगित करने की बात हो रही है। तो स्थगित करने का अधिकार दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्थगन, स्थगन मतलब होता है जो बीच में ब्रेक किया जाता है। सत्र को बुलाना तो उसको सत्र को आहूत करना होते हैं और दोस्तों सत्र को वापिस भेजना इसको सत्रावसान कहते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन स्थगन की बात होगी, स्थगित करने की बात होगी तो स्थगित लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 32 है इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। संसद का कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना के कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है कि तो उसकी जो सदस्यता है वह सदन से समाप्त हो जाती है। कितने दिन तक कोई भी सांसद अनुपस्थित रहेगा तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। दोस्तों 2 महीने का समय होता है। अगर 60 दिन तक आप नहीं आते हैं तो आपकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो भाषा का उल्लेख दोस्तों क्या 7वीं होगा, 8वीं होगा, 9वीं होगा या 10वीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 22 भाषाओं की चर्चा है। कितनी भाषाओं की, 22 भाषाएं हैं दोस्तों इसमें, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और इसमें क्या क्या कह रहा है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता 26 में दी गई है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात होता तो वो 25 में होता, लेकिन धार्मिक संस्थाओं की बात है तो ये 26 में होगा। और इसमें कहा गया है 27 में कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 28 में कहा गया है कि अगर कोई भी संस्था सरकारी पैसे से चलाया जाता है तो उसमें कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होगा, मतलब कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, धार्मिक क्रियाकलाप धार्मिक पढ़ाई नहीं किया जाएगा, ये 28 में कहा गया है। किस अनुच्छेद के तहत सदन में अध्यक्ष या सभापति द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है। दोस्तों कौन सा आर्टिकल है जिसमें अध्यक्ष या सभापति के निर्णायक मत की बात है, तो ये होगा अनुच्छेद दोस्तों 100, अनुच्छेद 100 में ही निर्णायक मत दिया गया है। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है बहुत इंपॉर्टेंट पद है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखेंगे। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के संबंध में
संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो विशेषाधिकार की बात होगी तो क्या 100 होगा, 101 होगा, 102, 105 होगा या 106 होगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 105। 105 में ही दोस्तों संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की शक्ति देता है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की बात दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की बात संसद को क्या 253 है, 254 है, 255 है या 256 है? तो इसका सही जवाब होगा 253। अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है और उसके तहत कोई कानून बनाना है तो भले ही वो राज्य का विषय है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना है तो 253 में कहा कि संसद ऐसा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? प्रश्नकाल, सांसदों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। शून्यकाल, तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव, सामान्य कार्य स्थगित करके चर्चा की जाती है। तो आपसे पूछा है कौन सा एक सही है? दोस्तों इसमें सभी के सभी जो होंगे वह बिल्कुल सही होंगे। क्लियर है? सभी के सभी बिल्कुल सही होंगे। और ये जो प्रश्नकाल है दोस्तों, जो शून्यकाल है, यह 12 बजे से स्टार्ट होता है और यह पूरी दुनिया को भारत की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन से संबंधित है? विधान परिषद के गठन से संबंधित वाली बात है दोस्तों। तो विधान परिषद दोस्तों 169 में विधान परिषद है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप करेंगे क्या? तो राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो राज्यसभा का गठन दोस्तों किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 80 के तहत होता है। और 80 में अगर आप 89 जोड़ेंगे तो जो भी आएगा वही होगा। हमेशा 89 जोड़ना है आपको। 72 से लेकर के 112 तक के आर्टिकल जो भी होंगे उसमें आप 89 जोड़ेंगे तो वो राज्य का निकल करके आता है। निम्नलिखित में से जिसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है? क्या राष्ट्रपति, क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, क्या सर्वोच्च न्यायालय के जज? इनमें से सभी। दोस्तों सबकी जो सैलरी है वह किसके द्वारा तय होता है? वह संसद द्वारा ही तय किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसका आधार क्या है? जो 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है तो इसका आधार क्या है? कला, खेलकूद, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, विज्ञान, खेलकूद, साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, खेलकूद, समाज सेवा, कला और विज्ञान। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि मिसमैच आपको बताना है। अनुच्छेद 51 है 42वां संविधान संशोधन, पर्यावरण का संरक्षण मौलिक कर्तव्य, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य। दोस्तों आपको एक मिसमैच बताना है तो ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि मिसमैच है, आपको बताना है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ था। तो दोस्तों कौन सा एक मिसमैच है? यही है, जो 86वां संविधान संशोधन है ये शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, ये 2000 में नहीं बल्कि 2002 में ऐड किया गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का पहला सत्र कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का पहला सत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो पहला सत्र है ये 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का दायित्व किसका है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का दायित्व किसका है? तो पंचायती राज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पंचायती राज की। और दोस्तों जो पंचायती राज का चुनाव है यह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ध्यान रखना है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक नजरबंदी से संबंधित है? तो दोस्तों निवारक नजरबंदी से संबंधित है कौन सा एक आर्टिकल है? तो यानी कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो देता है, तो दोस्तों गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण देता है वह होगा आर्टिकल 22। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। भारत में मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए कब बाध्यकारी होती है? भारत में मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए कब बाध्यकारी होगी? मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हमेशा होगा, आपातकाल के दौरान होगा, सामान्य परिस्थितियों में होगा, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए हमेशा भी नहीं होता है। अगर मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे
जैसे मंत्रिपरिषद है वह सदन में अपना बहुमत खो दे, तब वो सलाह देंगे तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कभी नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपातकाल के दौरान में ऐसा भी नहीं है दोस्तों, जो सामान्य कंडीशन चल रहा होगा तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है? यानी केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल होगा? क्या अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 259? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 256। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, तो ये होगा 2004। बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। अनुसूचित जाति आयोग का गठन दोस्तों 2000। में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अवमानना की शक्ति देता है? अवमानना की शक्ति दोस्तों हाईकोर्ट को अवमानना की शक्ति 215 के तहत है, बिल्कुल आप याद कर लेंगे इसको, और 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। भारतीय संविधान में न्याय का सिद्धांत मुख्य रूप से कहां परिलक्षित होता है? तो दोस्तों न्याय का सिद्धांत कहां दिखाई देता है? क्या प्रस्तावना में, क्या अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 38 में, उपर्युक्त सभी? तो यहां पे कह रहा है न्याय का सिद्धांत मुख्य रूप से कहां परिलक्षित होता है? उपर्युक्त सभी दोस्तों, हर जगह पे हमें न्याय दिखाई देता है। 14 में कानून के समक्ष बराबरी की बात है, 38 में आर्थिक रूप से बराबरी की बात है, और प्रस्तावना में दोस्तों डायरेक्ट न्याय कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे किसी भी सदन में उपस्थित एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है? तो वो कौन है? जो संसद का मेंबर तो नहीं होता, लेकिन संसद के किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या वो सीएजी है, क्या महान्यायवादी है, वित्त मंत्री है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का सत्र कितने महीने के अंतराल में बुलाना अनिवार्य होता है? तो भारत में लोकसभा का सत्र दोस्तों आर्टिकल नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, और 2 सदनों के मध्य का जो गैप होगा वो 6 महीने से अधिक नहीं होगा, लेकिन सामान्य तौर पे 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को अपनी विधायी शक्तियों को केंद्र को सौंपने की अनुमति देता है? मतलब दोस्तों जो राज्य हैं उन पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है। कब? जब 2 या 2 से अधिक राज्य, कब? जब 2 या दोस्तों 2 से अधिक राज्य, जब 2, ये क्या हो रहा है, जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ प्रस्ताव पारित करके दोस्तों 252 में ही ऐसा कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ प्रस्ताव पारित करके अगर संसद को अपना कोई विषय सौंपे तो संसद उस पर कानून बना सकता है। हालांकि वह जो कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा वह केवल उन राज्यों के लिए होगा जिन्होंने इसके लिए कहा है। संसद के सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है? अब बात है संसद के सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है? क्या राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद या सीएजी? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? संसद द्वारा ही अपनी सैलरी स्वयं तय की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो यहाँ पे अनुसूची पूछा जा रहा है आपसे, ये आपसे अनुसूची पूछा जा रहा है, ये क्या है? भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों भारतीय क्षेत्रों में जितनी भी हमारी अनुसूचित क्षेत्र हैं तो ये हमारी 5वीं अनुसूची में उनका चर्चा है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का चर्चा है, 6ठी में भी है लेकिन 4 राज्यों के लिए है वो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? मतलब बच्चों से दोस्तों बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, ऐसा 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है, भारत के में 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है? तो पंचायती राज का समय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है? ये दोस्तों जो पंचायती राज हैं आपको पता होगा, जो ग्राम प्रधान होते हैं 5 साल के लिए बनते हैं, तो इनका यही पूछ रहा है कि कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो सीएटी है, इसका गठन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों ये प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम ध्यान रखना है 1985 के तहत किया गया था। भारत में संविधान की 3री अनुसूची किससे संबंधित है? अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? 3री अनुसूची। तो दोस्तों भाषाएं, ये तो 8वीं अनुसूची है, शपथ और प्रतिज्ञान ये 3री अनुसूची है, तो यही होगा हमारा, ध्यान रखना है। और जो दल बदल है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, ये 5वीं और 6ठी दोनों है, 5वीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दल बदल विरोधी दोस्तों ये 10वीं अनुसूची है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की तब शक्ति देता है जब राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। यानी राज्यसभा दोस्तों 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर देता है तो ऐसी कंडीशन में संसद द्वारा उस विषय पर कानून बनाया जाता है। तो ये किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों 249। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है ये। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए न्यायालय से कानून का संरक्षण किया गया है। उपरोक्त सभी, तो कौन सा सुमेलित है? सभी सुमेलित हैं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों का उल्लेख कहां पे है? यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूछ रहा है आपसे, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों 338B में होगा। किसमें होगा? 338B में होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णय से संबंधित है? क्या कह रहा है? संसद से अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है, कोई विधेयक, कोई बिल पारित होता है, तो जब वो राष्ट्रपति के पास आएगा तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह उस पर डिसीजन लेगा? तो राष्ट्रपति का निर्णय दोस्तों अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि मिसमैच है, आपको बताना है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 370 राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। दोस्तों इनमें से जो मिसमैच है वो कौन सा है? अनुच्छेद 370। और इसमें क्या बताया गया है? जो जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा था वो और विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो आपसे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति का शपथ। तो दोस्तों 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ है और शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम जज। अगर वरिष्ठतम जज नहीं है तो सॉरी मुख्य जज, अगर मुख्य जज नहीं है तब वरिष्ठतम जज। क्लियर है? और 72 में क्या है? राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्ति है। नेक्स्ट है भारत में संविधान का कौन सा भाग राज्यपालों से संबंधित है? तो कौन सा भाग होगा दोस्तों? 5वां जो है वो केंद्र सरकार के लिए है और 6ठा जो है वो राज्य सरकार के लिए है, तो भाग नंबर 6 होगा। भाग नंबर 6 होगा दोस्तों, और इसमें आर्टिकल 100 भाग नंबर 6 होगा दोस्तों। भाग नंबर 6 तो ये वाला है भैया, भाग नंबर 6। और भाग नंबर 6 ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो आर्टिकल है 152 से 237 तक, 152 से 237 तक के आर्टिकल हैं। भाग नंबर 5 में 52 से 151 तक के आर्टिकल हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? यानी आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको पता है एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अन्य जज हैं अभी वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में। अगर इनमें और भी संख्या बढ़ाना है तो ये संख्या कौन बढ़ा सकता है? क्या संसद, क्या राष्ट्रपति, क्या मुख्य न्यायाधीश, क्या मंत्रिपरिषद? कौन बढ़ाएगा? दोस्तों संसद द्वारा ही जजों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की भाषा से संबंधित है? संसद की भाषा, दोस्तों संसद की भाषा अलग है और पूरे देश की भाषा अलग है। तो ध्यान रखना है कि संसद में केवल 2 ही भाषा है, अंग्रेजी और हिंदी, ये 2 आधिकारिक भाषा है संसद में। और अनुच्छेद 120 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद में हिंदी और अंग्रेजी, इसके अलावा दोस्तों बाकी भाषाएं अगर जो वो है स्पीकर है वह अलाउ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो समान कार्य करेंगे उनको समान वेतन मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। 39 में है, 39 में। तो 39 में एक तो ध्यान रखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। और दूसरा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा एक तो समान कार्य के लिए समान वेतन है, और दूसरा अगर पूछा जाएगा आपसे आर्थिक न्याय की बात, आर्थिक न्याय, तो ये भी 39 ही बताएंगे। आर्थिक न्याय की बात भी 39 में ही बताएंगे। जो ये 39A है इसमें निःशुल्क सहायता है, निःशुल्क सहायता। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? क्या राष्ट्रपति, क्या लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत करता है? 75। तो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रशासनिक संबंध। दोस्तों वैसे जितने भी हमारे संबंध हैं, जितने भी हमारे संबंध हैं, ये तो आपको पता होगा कि 11 भाग नंबर जो 11 है
भाग नंबर 11 में दोस्तों संबंध की बात है, भाग नंबर 11 में संबंध की बात है। लेकिन यहाँ पर कौन से संबंध है? विधायी संबंध है, एक तो विधायी संबंध है और दूसरा प्रशासनिक संबंध है। और दोस्तों जो प्रशासनिक संबंध है, ध्यान रखना है, जो विधायी संबंध है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक होता है विधायी संबंध, भाग नंबर 11 में एक होता है विधायी संबंध और एक है प्रशासनिक संबंध। कौन सा? प्रशासनिक संबंध। दोस्तों प्रशासनिक संबंध, जो विधायी संबंध है ये 245 से लेकर के 255 तक है, 245 से लेकर के 255 तक। और जो प्रशासनिक संबंध है ये 256 से लेकर के 263 तक है, 263 तक है। और आपसे क्या कह रहा है? प्रशासनिक संबंध। तो दोस्तों 256 200 चाहिए, सभी होगा। इसका जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध, तो केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध दोस्तों ये भाग नंबर 12 में होगा, 11 में नहीं है, भाग नंबर 12 में होगा, जो 264 से स्टार्ट होगा और वो 300 तक जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो गठन हुआ दोस्तों, ये किस एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 के तहत ये किया गया था निम्नलिखित में। और वो अभी ध्यान रखना है कि वह दोस्तों संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान के तहत किसी आर्टिकल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना की शक्ति देता है? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो अनुच्छेद 129 है इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 39 है मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 51 है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 21 है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 51 है, इसमें राष्ट्रपति का पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद 52 में है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है? यानी कि संविधान के किसी आर्टिकल में उसकी चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग। दोस्तों इसमें जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वही नहीं है। आपको पता है जो वित्त आयोग है ये 280 के तहत है, आपको पता होगा 338 और दोस्तों 338A ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने सदस्य दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? क्या 1/3, 1/4, 2, 1 दूसरी और 1/5? तो कितने सदस्य दोस्तों? तो ये होगा 1/3, 1/3 जो मेंबर होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पे क्या होते हैं? निर्वाचित हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आपको बताना है, तो ये होगा 82। 85 में सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना। 60 में दोस्तों राष्ट्रपति का शपथ और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है? क्या कह रहा है? जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो कितने समय के भीतर उसे, जैसे राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया तो कितने समय के भीतर संसद के द्वारा उस प्रस्ताव को एग्री करना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? तो 1 महीने के भीतर उस प्रस्ताव को पास करवाना जरूरी है। भारतीय संविधान में संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का उल्लेख किसमें है? तो ध्यान से समझिए, भाग नंबर 5 में है केंद्र सरकार, भाग नंबर 6 में है राज्य सरकार, भाग नंबर 7 दोस्तों डिलीट हो चुका है और भाग नंबर 8 में ही यूटी है। भाग नंबर 8 जो होंगे दोस्तों ये यूटी होंगे। तो भाग नंबर 8 कौन सा है? ये वाला है। तो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों की जांच करता है, प्राक्कलन समिति बजट प्रस्तावों की जांच करता है, विशेषाधिकार समिति सांसदों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। उपरोक्त सभी, तो दोस्तों सभी, ये सभी के सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत में 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो नगर पालिका की संस्थाओं की महिलाएं, आपको मैं बताऊं कि जो पहले पंचायत हैं, जो पंचायत है, पंचायत, तो दोस्तों पंचायत में 243A, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, 243B, 243C, 243D और इसी में पंचायतों में इसी में है। ठीक है, तो 243 ये स्टार्ट कैसे होता है? जो नगर पालिका है, नगर पालिका 243 दोस्तों, 243 ये टी से स्टार्ट होता है।
243 ए से 243 ए से 243 ओ तक, 200 ओ पी से ये स्टार्ट होता है, तो ये पी हो जाएगा, फिर 243 क्यू हो जाएगा, फिर 243 क्यू के बाद पी क्यू आर और एस और टी, टी आएगा दोस्तों सही जवाब। और इसका जो पहला ही है टी, अनुच्छेद 243 टी, ठीक है। अनुच्छेद 243 टी में नगर पालिका में संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो सीएजी की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? सीएजी का कार्यकाल पूछ रहा है आपसे दोस्तों। जो सीएजी का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, और अगर इसका आर्टिकल पूछा जाएगा तो 148 इसका आर्टिकल होगा। भारत में संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? यहाँ पे चौथी अनुसूची पूछा जा रहा है, तो किससे संबंधित होगा चौथी अनुसूची? दोस्तों राज्यसभा में सीटों के बंटवारा, जो भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में है, जो अनुसूचित क्षेत्र है 6ठी अनुसूची में है, पंचायती राज दोस्तों ये 11वीं अनुसूची में है। राज्यों में विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल का गठन आपसे पूछ रहा है। विधानमंडल दोस्तों 168 में होगा, 169 में विधान परिषद है और 170 में विधानसभा है। राज्यों में विधानसभा के सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करता है, कौन करता है? अब यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो जैसे सेंटर में राष्ट्रपति करता है संसद के सत्र को, ऐसे ही राज्यों में कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है? तो कौन सा संशोधन सहकारी समितियों को? दोस्तों सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन 2011, बिल्कुल आप इस चीज को याद रख लेंगे। भारत में संविधान का कौन सा भाग हाईकोर्ट से संबंधित है? दोस्तों हाईकोर्ट से संबंधित, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की चर्चा केंद्र की भाग नंबर 5 में है, ऐसे ही राज्य की जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है इसकी चर्चा दोस्तों भाग नंबर 6 में होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिभाषा दोस्तों आर्टिकल नंबर 110 के तहत किसको ये अधिकार है कि वही धन विधेयक को परिभाषित करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को परिभाषित करता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों किस अध्यादेश में, किस आर्टिकल में है? तो 213 में है। 213 सॉरी दोस्तों अध्यादेश 123 213 बिल्कुल सही है, 213 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, पर्यावरण का संरक्षण एक मौलिक कर्तव्य है, तो कौन सा एक सही सुमेलित है? दोस्तों इनमें से सारे के सारे ही बिल्कुल सही सुमेलित है, आप इस चीज को ध्यान रखें। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 100 क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा ने संविधान को कितने समय में तैयार किया था? तो संविधान सभा ने कितने समय में तैयार किया था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे, जो संघीय ढांचा है की विशेषताओं को किस मामले में मजबूत किया? दोस्तों जो संघीय ढांचा है ये किस जो कानून ये है केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत किया? तो SR बोम्मई केस, कब? 1994। दोस्तों जो गोलकनाथ केस है 1967, गोलकनाथ केस में ये कहा गया था कि भाई जो गोलकनाथ केस में कहा गया था कि सरकार मौलिक अधिकारों में नहीं संशोधन किया जा सकता। इंदिरा साहनी केस ये दोस्तों आरक्षण से संबंधित था, 1994-95 का केस है। और मिनर्वा मिल्स ये देख लेना। आगे है, संविधान में संचित निधि का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो संचित निधि दोस्तों 266 में है, 267 में आकस्मिक निधि है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपसे क्या पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो दोस्तों हीरालाल जे कानिया जो थे ये हमारे पहले चीफ जस्टिस थे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है यह किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो किस आर्टिकल के तहत की जाएगी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243H। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकती? तो आपातकाल के दौरान भी दोस्तों कौन सा एक आर्टिकल है जो निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये होगा बी और सी। और कुछ कंडीशन में 19 भी नहीं निलंबित होता, लेकिन 20 और 21 ये तो निश्चित तौर पे निलंबित नहीं किए जा सकते। भारत में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 75 के तहत।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है? अंतरराज्यीय परिषद दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये जो होगा ये 200 आर्टिकल नंबर 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को बिल्कुल याद कर लेंगे। 1964। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति देता है? तो वो कौन सा आर्टिकल होगा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट को संविधान सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद दोस्तों 137 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है, कहाँ उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख करने की बात होगी तो दोस्तों प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, लेकिन पूछा जाएगा कि कहां से लिया गया है, तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है। क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या नीति आयोग? दोस्तों इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या में कितने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं? भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या में कितने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जो लोकसभा में दोस्तों यूटी हैं, यूटी के दोस्तों 20 मेंबर शामिल होते हैं लोकसभा में। भारत में राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 57 में ऐसी बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब अनिश्चित बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस टाइम मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है? दोस्तों 359 के तहत, आर्टिकल नंबर 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि 20 और 21 ये दोनों नहीं निलंबित किए जा सकते। भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? नागरिकता के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? अनुच्छेद दोस्तों होगा 11, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन सा एक आर्टिकल सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो क्या 38, क्या 39, 40, 41? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब न्याय की बात होगी तो आप 39 टिक करेंगे। हालांकि 38 भी न्याय देता है, लेकिन 39 ज़्यादा सही है। भारत में 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों पंचायती राज में आरक्षण आपसे पूछा जा रहा है कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा डी। ये क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों डी में ही रिजर्वेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितना है? 1/3 है। ठीक है। भारत में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दोस्तों ये 2005, जो सूचना का आयोग 2005 है, इसके तहत ये किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सदन नहीं पूछा, यहाँ अंग पूछा है। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और 79 में ये बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? अब ये क्या कह रहा है? जब देश में आपातकाल लग जाता है तो इस दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और ये किस आर्टिकल में ऐसी बात है? दोस्तों 250 में ऐसी बातें बताई गई हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की भर्ती, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। दोस्तों ये ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, एनजीटी कहते हैं। एनजीटी, इसकी स्थापना 2010 में हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं करती, बल्कि दोस्तों पर्यावरण को लेकर के
कॉन्शियस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार देता है? तो एक आर्टिकल होगा जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सेशन बुलाया जाता है। तो ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल होगा? 108 के तहत ही। और ध्यान रखना है कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक में कितने मेंबर उपस्थित थे? तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस टाइम कुल कितने मेंबर थे? क्या 207 थे, 208 थे, 209 थे या 210 थे? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 207 थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान का कौन सा भाग विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? दोस्तों जब आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा भाग है जिसमें विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो मैंने अभी बताया था विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा 11 में किया गया है और वित्तीय शक्ति की बात होगी तो वो 12 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो दोस्तों 33+1 यानी कि 34 मेंबर अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या। भारत में नगरपालिका संस्थाओं के लिए चुनाव किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य होता है? नगरपालिका संस्थाओं के लिए दोस्तों चुनाव किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य होता है? दोस्तों ये अनिवार्य किस आर्टिकल के तहत है? भारत में नगरपालिका संस्थाओं के लिए चुनाव किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य हैं? 243Q है, 243R है, 243S है, 243ZA है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ZA। इसका सही जवाब क्या होगा? ZA। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यानी कि वे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं तो उन पर कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 248 में कहा गया है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद और उनके विषय के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मिसमैच है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 शिक्षा का अधिकार। और दोस्तों जो डी है शिक्षा का अधिकार नहीं है इसमें क्या है? इसमें दोस्तों रिट जारी करने की शक्ति है, संवैधानिक उपचार है। नेक्स्ट है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ये लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है 75 के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों से संबंधित है? तो अंतरराज्यीय जल विवाद अगर होगा दोस्तों तो ये अनुच्छेद 262 होगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 338A। इसमें है अनुसूचित जनजाति आयोग और इसमें है अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग है, इसमें SC आयोग है, इसमें ST आयोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 338B में है OBC आयोग। ठीक है, तो पहले SC आयोग है, फिर ST आयोग है और फिर OBC आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है? 42वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। 86वां संविधान संशोधन मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। और दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इनमें से जो मिसमैच है 42वां संविधान संशोधन दोस्तों ये इससे 10वीं अनुसूची से नहीं है। जो 10वीं अनुसूची है ये दोस्तों दल बदल से संबंधित जरूर है, लेकिन ये जो है यह 52वां संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र शब्द कहाँ उल्लिखित है? तो लोकतंत्र शब्द कहाँ पे है दोस्तों? ये प्रस्तावना में है, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय गैर संवैधानिक है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, संघ लोक सेवा आयोग है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। जो निर्वाचन आयोग है आपको पता है 324 है, जो वित्त आयोग है आपको पता है 280 है, जो संघ लोक सेवा आयोग है दोस्तों 315 है और इसका उल्लेख कहीं भी किसी आर्टिकल में नहीं है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता? दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति के रूप में कार्य करता है, ऐसा 64 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को कर लगाने की शक्ति देता है? दोस्तों राज्यों को कर लगाने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है?
तो ये होगा 265। 265 के तहत राज्य कर लगाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को कौन मंजूरी देता है? यानी जब आपातकाल लगाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन उसको दोस्तों किसके द्वारा मंजूरी दिया जाता है? तो ये संसद द्वारा इसको मंजूरी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा 543 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा 250 सदस्य जिसमें से 238 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे। लोकसभा 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है। राज्यसभा स्थायी सदन है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देख के ही कितना इजी है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं कि जो लोकसभा है ये 2 वर्ष के लिए नहीं चुनी जाती, बल्कि ये दोस्तों 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक मिसमैच है? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अभी मैंने बताया था आपको। वित्त आयोग 280, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अनुच्छेद 338 और संघ लोक सेवा आयोग 315। और दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये 338 में नहीं है और ये असल में किसी आर्टिकल में नहीं है, और ये जो 338 में है दोस्तों ये एससी आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका संस्थाओं में कितने प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं? दोस्तों 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 3 लेवल पे है। नेक्स्ट है, भारत में सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो चाहे अटॉर्नी जनरल हो चाहे सॉलिसिटर जनरल हो, इनकी नियुक्ति तो भैया राष्ट्रपति ही करेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो क्या 4 राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, भाषाएं हैं, दल बदल विरोधी कानून है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो दोस्तों 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, इनमें 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पे आपको सही बताना है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव का मना किया गया है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को लेकर के, अस्पृश्यता को लेकर के मना किया गया है, उन्मूलन है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। तो कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें से दोस्तों सारे के सारे ही सुमेलित हैं, ये भी आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच आपको बताना है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों 360 में आपातकाल जरूर है लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, बल्कि क्या है? वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। तो ये मिसमैच है, बाकी सारे के सारे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है? संघ सूची रक्षा और विदेश मामला, राज्य सूची पुलिस सार्वजनिक स्वास्थ्य, समवर्ती सूची रेलवे शिक्षा और विवाह, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो आपको बताइए कि कौन सा इनमें से दोस्तों बिल्कुल सही है, कौन सा एक सही नहीं है। और जो अगर सही नहीं है दोस्तों, अगर सारे ही सही हैं तो आप डी बताएंगे, और नहीं तो आपको बताना है कि कौन सा एक इन तीनों में से कौन सा गलत है। अगर तीनों सही है तो आप डी बताएंगे। इसका दोस्तों जो देखिए मिसमैच है, ये रेलवे जो है ये समवर्ती सूची में नहीं है, बल्कि रेलवे ये सेंटर का सब्जेक्ट है, केंद्र सूची का विषय है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित होगा? तो सेंट्रल लेवल पे दोस्तों जितनी भी सरकारें हैं हमारी, वो सारी की सारी भाग नंबर 5 में है, भाग नंबर 5 में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको मिसमैच बताना है। राष्ट्रपति 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष, विधानसभा 6 वर्ष और राज्यपाल 5 वर्ष। तो एक तरफ है पदाधिकारी, एक तरफ है कार्यकाल, और मिसमैच कौन सा है दोस्तों? विधानसभा 5 वर्ष होती है, 6 वर्ष नहीं होती। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जब हमारी संविधान सभा थी दोस्तों, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। लेकिन यहाँ पे पहली बैठक पूछा है तो आप सच्चिदानंद सिन्हा बताएंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? दोस्तों जब 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया तो किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दोस्तों 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही आप हौसला बनाए रखिए और जल्दी दोस्तों हम लोग 250 क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट करके एकदम पॉलिटी में झंडा गाड़ देंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का
आधार क्या है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आधार क्या है। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक दोस्तों समीक्षा करता है तो उसका आधार क्या है। क्या अनुच्छेद 13 होगा, अनुच्छेद 32 होगा, अनुच्छेद 226 होगा। दोस्तों यहाँ पे केवल न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए रिट जारी करता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत दोस्तों रिट जारी करता है, और 13 के तहत कहा गया कि मूल अधिकारों के को लेकर के सरकार द्वारा कानून नहीं बनाया जाएगा। तो वैसे तो बेसिकली 13 होगा, लेकिन आप बताएंगे उपर्युक्त सभी ज्यादा सही होगा, है ना। इसी के तहत न्यायिक समीक्षा, क्योंकि ये देखते हैं कि क्या मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अगर हुआ है तो उपचार किया जाएगा। सोचिए अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है लेकिन अगर उन्हें रिट जारी करने की ही शक्ति नहीं होगी तो ये फिर न्यायिक समीक्षा करने का फायदा ही क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। यानी कि अगर न्यायिक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ है तो उसको लागू करने की बात होगी तो अनुच्छेद 253 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह लागू करेगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब है। दोस्तों महिलाओं के लिए 1/3 की आरक्षण है, और ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 243 डी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है 15 होगा, 16 होगा, 19 होगा, 29 होगा और 30 होगा। ये केवल भारतीयों के लिए है, ये केवल भारतीयों के लिए होगा। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा है भारतीयों के लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए नहीं है। तो ये 21 केवल भारतीयों के लिए नहीं है, बल्कि ये विदेशियों के लिए भी है। क्लियर है। और बाकी ये भी केवल भारतीयों के लिए है, ये भी केवल भारतीयों के लिए है, ये भी केवल भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो भारत में जो राज्यसभा का सभापति होता है ये कौन होता है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल नंबर 64 के तहत यही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय स्थापित करता है। तो कौन सा आर्टिकल है जो केंद्र और राज्य के मध्य दोस्तों अनुच्छेद केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय स्थापित करता है। देखिए ये 263 होगा, 263, 262 भी है लेकिन 263 ज्यादा सही होगा, जिसमें दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है दोस्तों। तो अल्पसंख्यक आयोग जो है यह 1952 के एक्ट के तहत बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है यह दोस्तों आर्टिकल नंबर 131 के तहत संबंधित है। बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां पे है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है, धर्म का विरोध करना, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है, केवल एक धर्म का समर्थन करना है, धर्म का पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष है वह पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष है, और इसका अर्थ है कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान, हमें समान रूप से सम्मान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण। दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है 338A के तहत यही दोस्तों है, ठीक है। भारत में लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो किसका कह रहा है, लोकसभा की। और क्या कह रहा है, लोकसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की दोस्तों न्यूनतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं बताया गया है ना। लोकसभा की न्यूनतम संख्या नहीं बताया गया है, अधिकतम बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतम कितना बताया गया है, संविधान में 552 बताया गया है, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय होंगे तब, और वैसे 550 अभी वर्तमान में 550 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित होगा दोस्तों, ये कौन सा आर्टिकल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये 243 होगा, 244 होगा, 245 होगा, 246 होगा, ये 200 दोस्तों इसका 244 होगा, 244 होगा, 244 दोस्तों, 244। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी बार बढ़ाई जा सकती है। तो जब दोस्तों इमरजेंसी लगता है तो 1 महीने के भीतर संसद प्रस्ताव पारित करेगा, तभी वह इमरजेंसी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वह इमरजेंसी वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपातकाल लगा दिया जाएगा तो उसका जो
ये है अवधि है, कितने बार मतलब कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? क्या 6 महीने, 1 वर्ष, अनिश्चित काल या 2 वर्ष? दोस्तों जो आपातकाल है वह अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है ना, अनिश्चित काल तक के लिए अवधि इसकी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख, नागरिकता का उल्लेख। तो दोस्तों जो भाग नंबर 2 है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक इसमें नागरिकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? वे आर्टिकल दोस्तों जो धर्म की स्वतंत्रता देते हैं ये आर्टिकल है 25 से लेकर के 28 तक। अनुच्छेद 29-30 में दोस्तों जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की बात है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 19 से 22 तक हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में कितने स्तर स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों 3 स्तर हैं, ये हम सबको पता होता है। जो पंचायती राज हैं या नगर पालिकाएं हैं इनमें 3 स्तर की सरकारें बनती हैं। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे यहाँ महान्यायवादी होते हैं आर्टिकल नंबर 76 के तहत दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची आपसे पूछा जा रहा है तो ये अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन होगा। भाषाएं दोस्तों ये 8वीं अनुसूची होगी, दल बदल ये 10वीं अनुसूची होगी, पंचायती राज ये 11वीं अनुसूची होगी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को आपातकाल के दौरान कानून बनाने की अतिरिक्त शक्ति देता है? यानी कि जब इमरजेंसी लगा होगा तो संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। ये 250 के तहत दोस्तों ये कहा गया है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो यूपीएससी का गठन दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत? 315 के तहत दोस्तों यूपीएससी का गठन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी से संबंधित है? तो दोस्तों जो हमारे यहाँ एनजेएसी कानून है इसका जो गठन हुआ है यह किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो ये 99वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो 100वां संविधान संशोधन है यह बांग्लादेश के साथ हमारे जो क्षेत्र का आदान प्रदान हुआ था। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों ये तो आपको पता है जीएसटी से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन है ये ओबीसी के आयोग से संबंधित है। भारत में संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? दोस्तों जो भाग नंबर 4 है इसमें डीपीएसपी है जो 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल समाहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? यानी कि जब राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक आता है तो वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 200 तक के तहत ये आरक्षित करता है और 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर डिसीजन लेगा या राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं ये 201 में है। ठीक है, भारत में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रारूप समिति। दोस्तों प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। ठीक है, 7 मेंबर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रारूप समिति का दोस्तों गठन जो हुआ था वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित की गई? तो क्या संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा? तो दोस्तों न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही विकसित की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? यानी कि वो कौन सा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है? तो ये दोस्तों 200, ये तो सारे ही आर्टिकल होंगे वैसे, अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून ये सारे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर 249 है। 249 में अगर राज्यसभा किसी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर देती है 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित करके, तो उस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट के दोस्तों होता है 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो एज होती है वो कितना होता है? 65 वर्ष। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट है ये 60 वर्ष। हालांकि मूल संविधान में तो 60 ही था, बाद में बढ़ा करके 62 किया गया, अभी 62 ही आप याद रखेंगे। भारत में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये 243A के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के लागू होने के बाद जोड़ा गया? तो यानी कि मौलिक अधिकार संविधान लागू हो गया उसके बाद ये जोड़ा गया। मौलिक अधिकार संविधान के लागू होने के बाद क्या? शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों 21A के तहत इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है
भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? क्या राष्ट्रपति, क्या लोकसभा के सदस्य, क्या संसद के दोनों सदन मिल करके, या निर्वाचन आयोग? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वही मिल करके अपने स्पीकर की दोस्तों नियुक्ति करते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित दोस्तों यहाँ पे जनजाति आयोग पूछ रहा है, यष्टि आयोग पूछ रहा है आपसे, यष्टि आयोग। दोस्तों अगर यष्टि आयोग पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 338, 338 ए, 338 बी या 339? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 338 ए, 89वां संविधान संशोधन 2004। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 338 में होगा यष्टि आयोग, 338 ए में होगा यष्टि आयोग, और 338 बी में क्या होगा दोस्तों? ओबीसी आयोग होगा, ओबीसी आयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और मैंने अभी बताया था आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों क्या, अच्छा ये संशोधन पूछा जा रहा है आपसे, क्या 101वां संविधान संशोधन, क्या 102वां संविधान संशोधन, 130वां संविधान संशोधन या 104वां संविधान संशोधन? और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 102वां संविधान संशोधन जो है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका की शक्ति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को याचिका मतलब कि एसपीएल की शक्ति देता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा 136। 136 के तहत जो हाई कोर्ट है उसको दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देते हैं, याचिका करते हैं, 136 के तहत यह अधिकार होता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान का ही भाग कब माना गया? तो दोस्तों संविधान में प्रस्तावना को संविधान का भाग किस केस में माना गया था? क्या बेरूबाड़ी केस होगा, क्या गोलकनाथ केस होगा, क्या केशवानंद भारती केस होगा, या मिनर्वा मिल्स होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? केशवानंद भारती केस जो 1973 में, और बेरूबाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था जो 1960 में था। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, निर्वाचन आयोग? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? निकाय संवैधानिक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संवैधानिक दोस्तों कौन सा नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये किसी आर्टिकल में नहीं मिलता। बाकी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 दोस्तों, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है तो जाति 338 ही होगा, 338 होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए होगा, 338 ए होगा, और निर्वाचन आयोग दोस्तों 324 होगा, 324। नेक्स्ट, भारत में राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है, क्या 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा या अनिश्चित होगा? दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है तो राज्यसभा निरंतर चलने वाली सभा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता तो आप 6 वर्ष बताते, और राज्यसभा का चुनाव पूछा जाता कि कितने वर्षों पर होता है तो आप 2 वर्ष बताते, और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल पूछता तो आप 5 वर्ष बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? यानी वह आर्टिकल जो हिंदी को राजभाषा के रूप में दोस्तों मान्यता देता है, यह 343 होगा। लेकिन अगर संविधान का भाग पूछा जाएगा तो आप भाग नंबर 17 बताएंगे, यह भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार हो सकता है? यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, वह आधार पूछा जा रहा है आपसे, आधार है ना, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बस थोड़ा सा 1 मिनट कि दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसका प्रावधान तो 356 में है, और 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या तो राज्यपाल के रिपोर्ट के माध्यम से उसे ऐसा लगे कि राज्य का कानून व्यवस्था फेल हो गया है, या तो वो स्वयं किसी भी माध्यम से ये पता कर ले कि वहां का कानून व्यवस्था फेल हो गया हो। तो 2 आधार तो 356 में है, लेकिन एक तीसरा आधार दोस्तों 365 में है कि अगर केंद्र द्वारा राज्यों को कोई निर्देश दिया जाता है और राज्य उसमें फेल कर जाते हैं तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 2 आधार तो 356 में दिया हुआ है, और एक आधार 365 स्वयं एक आधार है, 356 का एक आधार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपसे अनुसूचियां पूछा जा रहा है, क्या 10 होंगे, 11 होंगे, 12 होंगे, 13 होंगे? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 12। और मूल संविधान में कितने थे? 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है? यहां पर दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी आपको। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, किसी और देश की नागरिकता लेना चाहेंगे तो भैया आपको नागरिकता नहीं मिलेगी? दोस्तों नो मीन्स नो, बिल्कुल नहीं। तो दूसरे देश की नागरिकता आप नहीं ले सकते अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये प्रतिबंधित करता है, ध्यान रखेंगे। भारत में
10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपसे 10वीं अनुसूची पूछा जा रहा है। क्या पंचायती राज होगा, दल बदल विरोधी कानून होगा, भाषाएं, अनुसूचित क्षेत्र? 10वीं अनुसूची आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची होगा दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को कौन हटाता है? सीएजी को हटाने की बात है कि सीएजी को हटाएगा कौन? देखिए, सीएजी पर प्रस्ताव तो संसद में पारित होता है। प्रस्ताव कहां पारित होगा? संसद में। लेकिन उसे हटाने की बात होगी तो उसे राष्ट्रपति ही हटाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में है 22, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 14। ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है? तो शोषण के खिलाफ दोस्तों संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? क्या अनुच्छेद 23-24 है, अनुच्छेद 19 से 22 है, अनुच्छेद 25 से 28 है? इसका सही जवाब क्या होगा? 23 से 24। दोस्तों जो 19 से 22 है, 19 से 22 ये स्वतंत्रता के विरुद्ध है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता देता है। और 29-30 दोस्तों अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। भारत में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? वित्त आयोग दोस्तों काम क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त है, जो पैसा है, इसका बंटवारा। तो एक तरफ होगा केंद्र और दूसरी तरफ होगा राज्य, और इनके मध्य पैसों का बंटवारा, जो टैक्स कलेक्ट होते हैं उनका बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? 280 में है। तो क्या कहता है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। और पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। जो नियोगी साहब थे, केसी नियोगी साहब थे, ये इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है वह संशोधन जो जीएसटी से संबंधित है दोस्तों, ये होगा 101 रुपए का चंदा। 101 रुपए का चंदा आप ध्यान रखेंगे। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। भारत में संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है? आपातकाल दोस्तों हमने जर्मनी से लिया है, तो भाग नंबर होगा 18। भाग नंबर क्या होगा दोस्तों? 18। तो ये तो है 7, ये है 8, 10, 8, 18। और किस भाग में है? 352 से लेकर के किस आर्टिकल में है? 352 से लेकर के 360 आर्टिकल में है, जो कि जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति देता है? यानी कि अनुच्छेद राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करने की शक्ति देता है। जैसे राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है संसद से, तो उस पर राष्ट्रपति चाहे तो अपना सहमति दे दे, चाहे तो वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो ऐसे ही जब राज्यपाल के बाद कोई प्रस्ताव आता है तो वो अपना डिसीजन दोस्तों किस आर्टिकल के तहत लेता है? 200 के तहत। और 201 के तहत, अगर 200 के तहत वो राष्ट्रपति को भी भेज सकता है। 201 के तहत फिर उस पर डिसीजन राष्ट्रपति लेता है। संविधान सभा ने मसौदा समिति को कब गठित किया? दोस्तों मसौदा समिति क्या होता है? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी हमारी संविधान सभा में, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो 7 सदस्यीय था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 200 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपके धैर्य और आपके जज्बे को सलाम है, आपने इतना वीडियो देखा। अब इसके बाद दोस्तों 50 क्वेश्चन और होंगे, वो और जबरदस्त तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 29 अगस्त 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में मूल ढांचा का सिद्धांत की अवधारणा किस देश में स्थापित की गई है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? मूल ढांचा का सिद्धांत। तो दोस्तों जो बेसिक, ये किस केस में है, किस देश में नहीं है, किस केस में है? तो किस केस में स्थापित की गई थी? क्या गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, या शंकरी प्रसाद केस? तो दोस्तों जो केशवानंद भारती केस होगा 1973 का, इसी में मूल ढांचा का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? यानी वह आर्टिकल जिसके तहत संसद द्वारा संविधान में चेंज किया जाता है, संशोधित किया जाता है। तो 368। और किस भाग में होगा ये? तो भाग नंबर 20 में होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? 75 के तहत। लेकिन किसी को भी नियुक्त कर दे ऐसा नहीं है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नगर पालिका संस्थाओं से संबंधित है? यानी वह संशोधन जो नगर पालिका संबंधित है। क्या 73वां, 74वां, 86वां या 97वां? दोस्तों ये जो 74वां संविधान संशोधन है, यह नगर पालिका से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन होगा यह पंचायती राज। जो 86वां संविधान संशोधन होगा यह शिक्षा का अधिकार। जो 97वां संविधान संशोधन होगा यह सहकारी समिति। मूल रूप से भारतीय संविधान में
कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल रूप से कितने थे? तो दोस्तों यहाँ पे जब मूल रूप से आपसे पूछा जाएगा ना, मूल रूप से, तो इसका मतलब मूल संविधान की बात हो रहा है। तो दोस्तों हमारे संविधान में एक भी नहीं था। जब आपसे पूछा जाएगा कि जब कर्तव्य जोड़ा गया तब कितने कर्तव्य थे, तब दोस्तों 10 कर्तव्य थे, और अभी वर्तमान में कितने होंगे? 11। लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? क्या 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष? कोई सीमा नहीं है। दोस्तों किस कंडीशन में लोकसभा की सीमा बढ़ाई जाएगी? जब देश में आपातकाल लगेगा। जब देश में आपातकाल लगेगा तो कितने समय तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? यहां पर एक कमी है। अगर यही क्वेश्चन होता, जो कि मुझे लग रहा है कि सच में वही क्वेश्चन था, लेकिन ये गलती से दे दिया है। अगर पूछा जाता कि एक बार में, है ना, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो अगर होता कि एक बार में कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में दोस्तों 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन चूंकि, और यही आप ध्यान रखेंगे, एक बार में 1 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बार में नहीं दिया हुआ, केवल कितने वर्ष तक? तो जब तक इमरजेंसी लगी होगी, एक एक वर्ष करके अनिश्चित काल तक के लिए हम लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब भी दोस्तों आपातकाल समाप्त होगा, तो आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव होना जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर मुझे लग रहा है ऐसे कि यहां पर क्वेश्चन यही था कि एक बार में, और एक बार में दोस्तों 1 वर्ष, लेकिन यहां पे एक बार नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? कोई सीमा नहीं है। ठीक है, एक वर्ष करके कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? दोस्तों वैसे तो ये आर्टिकल आपको पता होगा 213, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं भी पता है तो आपको राष्ट्रपति का पता होगा 123, राष्ट्रपति का 123 पता होगा, और इसलिए इसमें 90 ऐड करेंगे तो जो भी हो जाएगा वही राज्यों का आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बताया है अपने क्लास में। तो अनुच्छेद दोस्तों 213 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपसे मानवाधिकार आयोग पूछा जा रहा है, और दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होगा वह 1993 होगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके हमें बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार देता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी को सलाह देता है, तो किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। तो क्या ये 131 के तहत, 136 के तहत, 143 के तहत, 142 के तहत? दोस्तों जो 143 है, 143 के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट है वह राष्ट्रपति को सलाह देता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है ये क्या 42वां, 44वां, 73वां, 86वां? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? आपसे संवैधानिक निकाय पूछा जा रहा है। क्या नीति आयोग होगा? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद होगा? क्या वित्त आयोग होगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा? और आपसे पूछा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो एक ही है दोस्तों यहाँ पे, और एक ही कौन सा है? वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है, बाकी किसी का भी प्रावधान किसी आर्टिकल में नहीं है। भारत में राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो कुल 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? दोस्तों यहां पे क्या कह रहा है? अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन है उससे संबंधित है, तो ये होगा दोस्तों 244A। 280 में वित्त आयोग है, और 300A में दोस्तों संपत्ति का अधिकार है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? जब देश में दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगा होगा तो ध्यान रखना है, वित्तीय आपातकाल चाहे तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, लगाएगा एक ही व्यक्ति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के तहत दोस्तों 360, आर्टिकल नंबर 360 है, उसी के तहत लगाया जाता है। भारत में संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? क्या माउंटबेटन योजना, क्या कैबिनेट मिशन योजना, क्या क्रिप्स मिशन, क्या वेवेल योजना? दोस्तों जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जो 1946 में था। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपसे मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल पूछ रहा है। क्या 51 होगा, 51A होगा, 52 होगा, 50 होगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद ए। 51 में क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति और सुरक्षा की बात कही गई है, राज्य द्वारा ऐसा प्रयास किया जाएगा। 52 में राष्ट्रपति का पद है। 50 में दोस्तों क्या है? तो विधायी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। तो 51A में कुल 10 कर्तव्य थे और अभी 11 हैं। ठीक है। भारत में विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे है? जब राज्यों में विधान परिषद जो होती है राज्यों में, तो विधान परिषद दोस्तों केवल 6 राज्यों में है, तो विधान परिषद होगा कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है? ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल केवल सिफारिश करेगा, अंतिम डिसीजन संसद का होगा। और इसीलिए आप बताएंगे कि संसद ही समाप्त करने की बात हो या गठन करने की बात हो, करेगा तो भैया संसद ही। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है जो तीनों सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किसी भी सूची में जो सब्जेक्ट शामिल नहीं होते उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। और ये 348 के तहत कहा गया है कि इस पर तो भैया संसद ही कानून बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? क्या 19, क्या 20, क्या 21, क्या 21 है? दोस्तों आपसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों ये देता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया जाता है आपसे अनुच्छेद नंबर दोस्तों 21, है ना, क्योंकि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 ही देता है। 20 के तहत दोस्तों 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 19 में स्वतंत्रता है और 21A में शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है? तो चाहे CAG का कार्यकाल हो, चाहे तो ध्यान रखना है इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल हो, कार्यकाल तो भैया रहेगा इनका 6 वर्ष ही, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो 10% का जो दोस्तों EWS का आरक्षण है, ये कौन सा संशोधन है? तो ये संशोधन होगा 130वां संविधान संशोधन। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। जो 101वां संविधान संशोधन है GST से संबंधित है, जो 102वां संविधान संशोधन है यह OBC आयोग से संबंधित है, और जो 104वां संविधान संशोधन है यह जो दोस्तों 2 आंग्ल समुदाय का मनोनयन था विधान राज्य लोकसभा में, तो उसको खत्म कर दिया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में संविधान का कौन सा भाग भाषा से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करता है? अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग भाषा, और मैंने आपको बताया था अभी भाषा से संबंधित दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 में भाषा है, हिंदी राजभाषा है, और कौन सा भाग होगा? तो भाग नंबर 17 होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में संसद की शक्तियों का स्रोत क्या है? संसद की जो शक्ति प्राप्त होती है उसके लिए सोर्स क्या है? क्या संविधान उसे शक्ति देता है? क्या राष्ट्रपति उसे शक्तिशाली बनाता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय उसे शक्तिशाली बनाता है? या दोस्तों इसको जनता शक्तिशाली बनाता है? तो संसद की शक्तियों का स्रोत क्या है? तो दोस्तों संसद की शक्तियों का जो स्रोत होगा वह होगा संविधान, और संविधान की शक्ति का स्रोत क्या होगा? जनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? भारत में पहली बार मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारत में दोस्तों पहली बार जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यह जोड़ा गया 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का प्रावधान करता है? यानी वह आर्टिकल राष्ट्रपति उस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। अब सलाह देना ना देना ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, और दिए गए सलाह को राष्ट्रपति माने न माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है। तो किस अनुच्छेद के तहत उसे सलाह लेना है? क्या 136, 142, 143 या 145? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 143 मैंने आपको अभी बताया था। भारतीय संविधान में मूल ढांचा का सिद्धांत को किस मामले में स्पष्ट किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती केस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? 248। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर होते हैं तो किस उम्र में रिटायर होते हैं? तो ये दोस्तों 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, लेकिन जजों का मिनिमम एज नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, आप एक मतलब मैं आपको राज्य की बात बताता हूं कि हमारे संविधान में जिनका अधिकतम एज दिया हुआ है उनका न्यूनतम एज नहीं होता, और जिनका न्यूनतम एज होगा उनका अधिकतम एज नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकतम एज है, इसीलिए इनका न्यूनतम एज नहीं है। और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की एज कितनी है? 62 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कितने वर्षों में होता है? दोस्तों जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो ये दोस्तों पंचायती राज की बात है, तो हमारे गांव के प्रधान का चुनाव
बदलाव दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया? यानी पहले वो मौलिक अधिकार था लेकिन उसे संशोधन करके हटा दिया गया। तो ये संपत्ति का अधिकार है, अभी इसको 300A में शिफ्ट किया गया, जो ये क्या है, विधिक अधिकार है। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? क्या केवल लोकसभा, क्या केवल राज्यसभा, संसद के दोनों हाउस या सर्वोच्च न्यायालय? अब यहां पे दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने में कौन शामिल होता है कह रहा है, तो देखिए शामिल दोनों लोग होंगे, शामिल दोनों लोग होंगे, लेकिन ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास है। सर कहना क्या चाहते हैं, उपराष्ट्रपति को जब हटाने का प्रस्ताव आएगा तो वो केवल और केवल राज्यसभा में आएगा, लेकिन जब राज्यसभा से पास होगा तो लोकसभा में भी लोकसभा की सहमति लेना अनिवार्य होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में यहां पे पूछ रहा है कौन शामिल होता है, तो कौन शामिल होता है तो दोनों शामिल होंगे, लेकिन कौन हटाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, शामिल होने की बात नहीं होती, केवल कौन हटाता है तो राज्यसभा हटाएगा और लोकसभा दोस्तों उस प्रस्ताव को अनुमोदित करता है। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुसूचित जाति आयोग पूछा जा रहा है तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग, 338A में होगा दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है? दोस्तों राज्यपाल का पद आपसे पूछा जा रहा है तो क्या 155 होगा, क्या 213 होगा, क्या 153 होगा, 154 होगा? दोस्तों बहुत स्टूडेंट को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसका सही जवाब क्या होगा? 153 दोस्तों, 153 में यहां पे क्या पूछ रहा है? राज्यपाल का पद पूछा हुआ है, तो पद आप 153 बताएंगे, 153, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति तब हम बताएंगे 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, लेकिन राज्यपाल का पद 153 में, उसके द्वारा अध्यादेश 213 में।